हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को, जिसके अंतर्गत हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे। हिस्ट्री के वैसे प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? अंबाबाई जो स्वतंत्रता सेनानी थी भारत के किस राज्य की थी? ऑप्शन है केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका, डी मध्य प्रदेश। तो क्या हो सकता है बताइए? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर है सी कर्नाटक की थी अंबाबाई। एक्सप्लेनेशन में जाकर के हम देखेंगे, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था तथा 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखेंगे इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? अब देखिए, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, जिसमें से आप देख सकते हैं इनमें कौन नहीं थे। पी लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, जे एंड्रयू, इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है? इसका आंसर है सी जे एंड्रयू, जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। दिए गए विकल्पों में जे एंड्रयू कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री इटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा करी। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। ध्यान दीजिएगा, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कब भारत आया? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव बन के आए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इटली द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल से कांग्रेस की ओर से बातचीत अबुल कलाम आजाद ने की। इस काम में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल उनकी सहायता की। ठीक है, तो उन जो अबुल कलाम आजाद थे वो इन मंत्रिमंडल से बातचीत करते हैं कांग्रेस की तरफ से। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। देखिएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किस नेता के द्वारा दिया गया? सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। कौन हो सकता है? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय, जिनके द्वारा दिया गया था सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी। उपयुक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे, यंग इंडिया किनका पुस्तक है? लाला लाजपत राय का। और इसी यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का इस्तेमाल किया गया और कहा कि यह लॉर्ड डफरीन के दिमाग की उपज है। तो लाला लाजपत राय की पुस्तक यंग इंडिया, जिसके अंतर्गत सेफ्टी वॉल्व थ्योरी लिखी गई है और लॉर्ड डफरीन के दिमाग की उपज बताई गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखेंगे निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो था पहली बार किस अधिवेशन में प्रस्ताव किया गया था? ए है सूरत अधिवेशन 1907, बी है गया अधिवेशन 1922, सी है कराची अधिवेशन 1931 और डी है नन ऑफ द एबव उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, कराची अधिवेशन 1931। इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये कब गांधी जी ने बोला? कराची अधिवेशन। और कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जहां पे गांधी जी ने बोला था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक है, कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। ये भी ध्यान में रखना है। कौन सा अधिवेशन था? 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल में विभाजित हो गया। इसकी अध्यक्षता राज बिहारी घोष ने की थी। गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता CR दास ने की थी। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके लिए। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है और इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल के रूप में। ठीक है, गया अधिवेशन 1922 में होती है और अध्यक्षता करते हैं CR दास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने, यहाँ पे शासक होगा, शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? अब हर्ष जब शासक के रूप में कार्य कर रहा था तो उस समय हर्ष के समय असम पर शासन कौन कर रहा था? अब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है इसके अश्वथ जहां, बी भास्कर वर्मन, सी राजा दाहिर, डी मोर देन वन ऑफ द एबव उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन हो सकता है? इसका आंसर है बी भास्कर वर्मन। ठीक है, भास्कर वर्मन। एक्सप्लेनेशन में जाकर के देखेंगे। भास्कर वर्मन हर्ष के समय असम पर शासन कर रहा था। असम पर शासन कर रहा था। हर्षचरित कवि बाणभट्ट द्वारा रचित सम्राट हर्ष की जीवनी है। हर्षचरित, ये भी पूछा जाता है कि बाणभट्ट द्वारा रचित सम्राट हर्ष की जीवनी है हर्षचरित। इस ग्रंथ में भास्कर नामक शासक द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख है। ग्रंथ में उल्लेख है कि भास्कर असम के वर्मन राजवंश से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार हर्षचरित से ही पूरी स्टोरी समझ में आती है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के समय असम में कौन शासक था। ठीक है, तो इसका आंसर है बी भास्कर वर्मन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चचनामा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? नूरुद्दीन मोहम्मद औफी, शमसे सिराज, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी, मोर देन वन ऑफ द एबव। कौन हो सकता है इसका आंसर? इनका आंसर है सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। चचनामा जिसे फतेह नाम सिंध के नाम से भी जाना जाता है, यह मूल रूप से अरबी में लिखा गया था।
अरबी में लिखा गया था, जिसे बाद में 13वीं शताब्दी के दौरान मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ने फारसी में अनुवाद किया। यह ग्रंथ उस काल के दौरान सिंध के सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सैयद मोहम्मद बहादुर, सर एसपी सिन्हा, सैयद हसन इमाम, आर.एन. मधुलकर। इसके आंसर क्या हो सकते हैं? पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके आंसर है आर.एन. मधुलकर, डी। आर.एन. मधुलकर 1912 के पटना अधिवेशन के अध्यक्ष थे। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में हुए पटना अधिवेशन के अध्यक्ष आर.एन. मधुलकर थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। यह बिहार में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन था। आर.एन. मधुलकर एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अस्पृश्यता को दूर करने जैसे सामाजिक सुधारों की वकालत की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है 1899 में विद्यासागर, बी है 1899 में स्वामी विवेकानंद, सी है 1897 में स्वामी विवेकानंद, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या आंसर हो सकता है? ऑप्शन देखिए और बताइए। तो इसका आंसर है सी, 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1897 में स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दो ऑप्शन दे दिया गया है, 1899 में स्वामी विवेकानंद और 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है ईस्वी भी। तो एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में की गई थी। इसकी स्थापना उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के शिक्षाओं को प्रचार करने और समाज के आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान के लिए की गई थी। इस मिशन में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक गतिविधियों और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है कुरूर, कांचीपुरम, मदुरई, मोर देन वन ऑफ द एबव। कौन हो सकता है आंसर बताइए। ऑप्शन ए है कुरूर, जिसे कुरूर भी कहते हैं, करूर, बी कांचीपुरम, सी मदुरई, मोर देन वन ऑफ द एबव। निम्नलिखित में से चेर वंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर है कुरूर या कुरूर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे, देखेंगे। चेर राजवंश की राजधानी मुख्य रूप से कुरूर या करूर थी। चेर राजवंश प्राचीन तमिल राजवंशों में से एक था, जिसने वर्तमान केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। चेर शासन के दौरान करूर व्यापार और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कांचीपुरम पल्लव राजवंश से जुड़ा था एवं मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। ठीक है, मदुरई जो था वो पांड्य वंश की राजधानी थी, कांचीपुरम पल्लव राजवंश से जुड़ा हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसको आपको देखना है। अगला जो अंतिम प्रश्न है हमारा, वो देखेंगे, बिहार में भारतीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? बिहार में ध्यान देना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? ऑप्शन ए है के दत्त, बी है पी.एन. ओझा, सी है ए.आर. देसाई और डी है बी.बी. मिश्रा। कौन हो सकते हैं आंसर? इसका आंसर है बी, पी.एन. ओझा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा समझेंगे चल के। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास
1885 से 1985 नामक पुस्तक का संपादन पीएन ओझा ने किया था। ठीक है, तो पीएन ओझा के द्वारा संपादित था। कांग्रेस के बिहार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष पीएन ओझा के द्वारा संपादित था। तो इस प्रकार हमने कुल मिला के 10 क्वेश्चन को देखा। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो उन सभी को आप बड़े ध्यान से देखें, समझें और फिर से रिपीट करें अगर ना एक बार में समझ में आए तो। इस वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं क्योंकि ये सब रिकॉर्डेड है। तो आप अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।